रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पे हम यूपीपीसीएस के जियोग्राफी का जो सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे हैं और जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तारा, और तारे का जन्म कैसा होता है, इसकी मृत्यु कैसे होती है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तारे कहते किसे हैं। तो देखिए जो तारा है वो एक आकाशीय पिंड है जिसके पास अपना प्रकाश और ऊर्जा है। उसके अलावा जो तारे हैं ये गति की अवस्था में हैं और ये दो प्रकार की गति करते हैं, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण। ठीक, और उसके अलावा जो तारे होते हैं ये आकाश गंगा की परिक्रमा करते हैं। तारों में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। ठीक है, हाइड्रोजन संलयन करके हीलियम का निर्माण करते हैं जिसके कारण इनमें ऊर्जा बनती है। और अगर इनमें तत्वों की बात करें तो हाइड्रोजन 74% और जो हीलियम है वो 24% पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इनमें जो ऊर्जा होती है उसका कारण नाभिकीय संलयन है जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया हुआ है। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है वो प्रारंभिक नाभिक तथा अंतिम नाभिक के द्रव्यमान की क्षति होना है। और उसके अलावा जो नाभिकीय संलयन का सिद्धांत है इसी पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है तथा जो नाभिकीय विखंडन है इसके आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें, अगर नाभिकीय संलयन की बात करें तो संलयन से हाइड्रोजन बम और नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम बनाए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए इसके बारे में हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक सिंगुलर पॉइंट था जिसमें ब्लास्ट हुआ और उसके बाद सभी तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगा इन सब का निर्माण हुआ। तो जो बिग बैंग था वो जब ब्लास्ट किया तो उसमें गैसें निकली। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो गैस था, पहले तो ये गैस था तो आपको भी पता है कि गैस का कोई आकार होता नहीं है, तो धीरे धीरे ये बिना आकार के जो गैसें थी ये गैसों के बादल का निर्माण करने लगी। फिर उसके बाद ये जो स्वतंत्र कण थे, गैसों के जो स्वतंत्र कण थे ये किसी भी दिशा में गति कर रहे थे, लेकिन किसी भी दिशा में गति करने के कारण इनमें आपस में टक्कर होने लगी। ठीक है, इनमें आपस में टक्कर होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि टक्कर के कारण घर्षण हुआ। जैसे कि अगर आप अपने दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे तो इसमें आपको गर्माहट महसूस होगी। तो जब इनमें भी जो बादल के कण थे इनमें भी आपस में जब गति हुई, घर्षण हुआ, तो उष्मा और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई और ये अपना जो ऊर्जा था उसको संरक्षित करना चाहते थे, उसको बचा के रखना चाहते थे ताकि इनका जो ऊर्जा का निष्कासन दर है वो कम हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने आप को गोले में परिवर्तित कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि गोले का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। ठीक है, अभी हमने देखा इसके पहले कि जो तारे थे वो इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन जब उसमें ऊर्जा की उत्पत्ति हुई तो वो अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए उनके कण गोले में परिवर्तित हो गए। चूँकि अब जो गोला है उसका सतही क्षेत्रफल कम होता है तो इसके जो कण थे उनके बीच की दूरी कम हो गई और जो टक्कर था वो और भी ज़्यादा अधिक हो गया। अब जब टक्कर अधिक हो गया तो जो ऊर्जा के या फिर ऊष्मा के निष्कासन की दर थी वो ज़्यादा हो गई, यानी जहाँ पहले कम ऊर्जा निकल रही थी अब और भी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी, ऊष्मा निकलने लगी, जिसके कारण इनके तापमान में वृद्धि हुई। और तापमान एक निश्चित सीमा से अधिक होने के बाद इनमें नाभिकीय संलयन शुरू हुआ और दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करने लगे। उसके बाद वृहद ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकली और ये जो गैसों के बादल थे ये अब चमकने लगे और यही तारे कहलाए। हमने अभी क्या देखा कि जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद जो धूल के कण थे, जो धूल के बादल थे, गैसें थे, वो किसी भी दिशा में गति कर रहे थे जिसके कारण उनमें घर्षण हुआ। अब घर्षण हुआ तो उनमें ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। अब वो अपना जो ऊष्मा था, अपनी ऊर्जा थी, उसको संरक्षित करना चाहते थे, इसीलिए वो गोले का आकार लिए, क्योंकि गोले का सतही क्षेत्रफल कम होता है। तो अब उनके कणों के बीच में घर्षण और टक्कर और भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उनका तापमान में भी वृद्धि हुआ
तापमान में वृद्धि के कारण उनमें नाभिकीय संलयन शुरू हुआ और जो अभी तक केवल एक गैसों का बादल था अब वो तारा बन गया। ठीक, इसी के सब के बारे में यहाँ पे स्टेज वाइज दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन करके इन्हीं सब के बारे में अभी हमने चर्चा की हुई है। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं नाभिकीय संलयन। देखिए, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को शुरू होने के लिए विशाल मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि नाभिक के जो कण हैं वो धनावेशित होते हैं तथा दो नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी कारण धनात्मक नाभिकों के संलयन हेतु अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके कहने का क्या मतलब है कि आप अगर कभी भी बनाएंगे कोई भी यौगिक तो उसमें एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा। धनायन का धनायन के साथ जो कनेक्शन होता है, जो यौगिक होता है, वो बनने में बहुत दिक्कत होती है और ऋणायन का ऋणायन के साथ यौगिक बनने में दिक्कत होती है। यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण कर रहे थे। दोनों ही इसके जो नाभिक था इसमें धनावेश था। पहले वाले हाइड्रोजन के पास भी धनावेश, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी धनावेश, तो ये आपस में संलयन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब तापमान बहुत ज़्यादा हो गया उसके बाद नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि तारों की मृत्यु कैसे होती है। देखिए, अगर हम भोजन किए हुए हैं, हमारे पास ऊर्जा है तो हम चलते फिरते रहेंगे, लेकिन हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। तो जो तारों की मृत्यु का प्रमुख कारण है वो है इनकी ऊर्जा की हानि या फिर ऊर्जा का खत्म हो जाना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जो तारे हैं उनमें उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो समाप्त हो जाता है। हाइड्रोजन समाप्त तो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है वो भी समाप्त हो जाती है और तारों में ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो ख़त्म हो जाती है और तारों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने तारों को मार डाला, लेकिन तारों की मृत्यु भी दो प्रकार की होती है। पहला छोटे तारों की, दूसरा बड़े तारों की। अब हम बात करते हैं कि छोटे तारे और बड़े तारे हम कैसे समझें। तो आप ऐसे समझिए कि जो सूर्य का द्रव्यमान है अगर इससे 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा अगर कोई तारा है तो वो बड़े तारे कहलाएंगे और सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम जो तारे होंगे जिनका द्रव्यमान 1.5 गुना कम होगा सूर्य से, वो छोटे तारे कहलाएंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो है। यहाँ पे पहला है बड़े तारों की मृत्यु कैसे होती है। जो बड़े तारे होते हैं वो पहले निहारिका बनते हैं, यानी तारे के बाद निहारिका बनते हैं, फिर लाल दानव बनते हैं। इनमें ऊर्जा की कमी हो चुकी रहती है और तारों का आकार बहुत बड़ा हो चुका रहता है। फिर इनमें विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। फिर इसी से अभिनव तारा, न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल निकलता है। और अगर सामान्य तारे की बात करें तो इसमें निहारिका के बाद लाल दानव बनता है, यानी जब जो तारे हैं वो फूलने लगते हैं और आकार बड़ा हो जाता है। फिर श्वेत वामन बनते हैं और काला वामन बनते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम आगे अब विस्तार से देखते हैं। जो तारों के ऊर्जा का स्रोत है वो हाइड्रोजन है। जब तारों में उपस्थित हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है तथा तारों को ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाती है और तारों की मृत्यु हो जाती है। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक तारे अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, जिसे तारों का जीवन चक्र कहा जाता है। सामान्य तारों का जीवन चक्र, इसके बारे में हमने अभी देखा हुआ है। और जो बड़े तारे कैसे उनकी मृत्यु होती है, यहाँ पे हमने भी देखा हुआ है कि तारे सबसे पहले निहारिका बनते हैं, चाहे छोटे तारे हो चाहे बड़े तारे हों, है ना। फिर उसके बाद जो बड़े तारे हैं वो रेड जॉइंट बनते हैं, यानी लाल दानव। फिर उनमें विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, यानी तारे जब फूल जाते हैं तो एक समय के बाद उनमें विस्फोट हो जाता है। ठीक है, और जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इसमें जो हल्के पदार्थ होते हैं वो दूर चले जाते हैं, जबकि जो भारी पदार्थ होते हैं वो यहीं पे रह जाते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो वहाँ पे बताया जाता है कि जो नाभिक का पूरा भार होता है वो उसके केंद्र से होता है, क्योंकि केंद्र में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इन्हीं से वो जो परमाणु भार है वो बना होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी
तत्व का जो भार है वो कहीं होगा तो उसके केंद्र में होता है। इसीलिए जो जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इसका जो भारी पदार्थ जो इसके केंद्र में होता है वो यहीं पे रह जाता है, जिसको न्यूट्रॉन तारा बोला जाता है। ठीक है, तो ये था तारों का जन्म और तारों की मृत्यु। अब अगले वीडियो में हम ये न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर, पल्सर, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके जब तारों की मृत्यु हो जाती है तो जो कण उनमें से निकलते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनका क्या क्या नाम दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।